Hello students, welcome back to our YouTube channel JR Station. I am Sneha, your guide and mentor. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, 3 जनवरी शिफ्ट 1 में हमारा जो कॉमर्स का एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है और आई होप आपका जो एग्ज़ाम था बहुत अच्छा गया होगा। तो स्टूडेंट, आज का सेशन है जो उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम था उसका लेवल कैसा था, किन टॉपिक से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस बने और क्या जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न था वो न्यू था या फिर वो पीवाईक्यू बेस्ड था। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम एक क्विक एनालिसिस लेने वाले हैं हमारे जो एग्ज़ाम के बारे में। तो प्लीज़ आप इस सेशन के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जो आज का सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा लेवल था एग्ज़ाम का वो कैसा रहा। तो अगर हम हमारे लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करें, वो हमारा लेवल था इजी टू मॉडरेट। ना तो हम जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल है उसको ज़्यादा डिफिकल्ट कह सकते हैं, ना ही ज़्यादा हम उसको ईजी कह सकते हैं। तो जो हमारा एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था। हमें वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, हमारे कुछ ईजी क्वेश्चंस भी थे, कुछ पीवाईक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन थे और कुछ हमारे न्यू क्वेश्चंस भी हमें हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिले पेपर 1 और पेपर 2 में। नेक्स्ट, अगर हम इसमें हम बात करें कि जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न था वो किस तरीके का था। अगर हम पैटर्न की बात करें, कुछ जो हमारे क्वेश्चन थे बिल्कुल वो हूबहू पीवाईक्यू की तरह आए हुए थे। कि जैसे आपने देखा होगा कि जो मास्लो की हायरार्की की नीड थ्योरी है वो आपको बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन में दी गई थी। कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल पीवाईक्यू बेस्ड थे, लेकिन कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिले, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी थे जो आपको जिसने आपका क्या एग्जाम कर दिया था, डिफिकल्ट थोड़ा कर दिया था। तो अगर हम बात करें, कुछ हमारे न्यू क्वेश्चन भी हमारे थे एग्जाम में और हमारा जो क्वेश्चन थे कुछ वो हमारे पीवाईक्यू बेस्ड भी थे। नेक्स्ट, हम इसमें बात करते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस किस तरीके से एनटीए ने हमारे आस्क करे थे। तो अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमें क्रोनोलॉजी बेस्ड देखने को मिले। हमसे जो भी जैसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, उनके ईयर्स रिलेटेड हमें उनको सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो वो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मैच द फॉलोइंग जो हमारे कॉलम है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले। हमें बहुत सारे अब की बार मैच द कॉलम से रिलेटेड भी देखने को क्वेश्चन मिले थे। तो जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे हमारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज हैं, तो उनके मैच द कॉलम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बने थे। अगर हम बात करें, अब की बार जो हमारे एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनकी वापसी हो चुकी है। पहले हमारे 1-2 साल से जो एनटीए थी वो एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम पूछ रही थी, लेकिन अब इस बार एग्जाम में आपके एजर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कि हमारे कुछ सीक्वेंस या फिर प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन भी हमारी एनटीए ने हमसे आस्क करे। तो अगर हम बात करें, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमसे हमारी एनटीए ने पूछे थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन थे वो किस किस तरीके के आए थे, कहाँ कहाँ जो हमारे टॉपिक्स थे वहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थे हमारे पेपर 2 के, उसमें जो हमारा एक फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था वो हमारा एक डायरेक्ट था, जबकि अगर हम सेकंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें वो थोड़ा हमारा इनडायरेक्ट था। जो किससे रिलेटेड था, लीगल एस्पेक्ट्स है जो हमारी 9th यूनिट हमारे पेपर 2 की। तो उससे हमारा ये कुछ एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया था, जिसमें बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हुई थी, क्योंकि जो दूसरे वाला था वो हमारा मार्केटिंग यूनिट से था, वो थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू हमारा जो इनडायरेक्ट हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। जो ये इनडायरेक्ट वाला था उसमें कुछ आपसे जैसे जो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है या फिर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जिस वजह से क्या हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट ने बिल्कुल डीप में अंडरस्टैंडिंग कर रखी थी उन सब चीजों की, तो वही उन क्वेश्चंस को ठीक कर पाया होगा उस टाइम पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी जो यूनिट 1 है वहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिले। तो फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि कुछ हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं वहाँ से हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस बार भी हमें वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी थी। कि जैसे हमसे हेक्सचर ओलिन की थ्योरी थी, और उसके बाद में जो हमारा पैराडॉक्स आया था, लियोनटिक के पैराडॉक्स से रिलेटेड हमें एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कि एक हमारी असर्शन और रीजनिंग बेस्ड ही क्वेश्चन था इस पर बीओपी पर। नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करें, हमारे कुछ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, कि जैसे आशियान है, नाफ्ता है, शार्क है, तो हमारे जो कुछ ग्रुप्स है ना, जैसे हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, तो कुछ हमारे ये रीजनल इंटीग्रेशन के ग्रुप्स होते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिला था क्रोनोलॉजी बेस्ड, कि इनके जो डिफरेंट डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट ईयर होते हैं तो आपको इनको अरेंज करना था इनकी क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसमें बात करें, जो हमारी क्रोनोलॉजी दी थी एनटीए ने इसमें,
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि वो गलत दी गई थी, उनमें कुछ ना कुछ ऑप्शन थे जो हमारी उनमें क्या थी, कमियां थी, तो जिस वजह से शायद ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यहाँ से भी हमें क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड भी हमें एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिला था, जो हमारी ये फर्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट इसमें है मैक्रो फैक्टर्स, जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला हमारे एग्जाम में, जो हमारी यूनिट 1 में हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी यूनिट 2, जिसमें हमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले, जानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन एक तो जरूर देखने को मिलता ही है। इस बार भी आपको एक मैच द कॉलम रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपसे आ सकता था आपकी एनटीए ने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसमें जो हमारा मोस्ट फेमस जो अकाउंटिंग कन्वेंशन रहती है, कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिला हमारे एग्जाम में। एक मैच द कॉलम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, जैसे जितने भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनसे रिलेटेड हमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड था, और जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनरशिप का, जो हमारे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिला था। यहाँ पर हमारे कुछ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और जो हमारे एक पार्टनर बी थे उनके हमें बताना था कि उनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, तो उससे रिलेटेड भी हमारे एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटिंग, जो हमारी रिपोर्ट होती है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जैसे अनमोडिफाइड रिपोर्ट है, क्वालिफाइड रिपोर्ट है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑडिटर ने एक रिपोर्ट बनाई है तो उस रिपोर्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था। अमलगमेशन है, जो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था। इन द नेचर ऑफ मर्जर, जब हमारा अमलगमेशन होता है तो उसकी जो कंडीशंस होती हैं 5, उसमें आपसे कुछ कंडीशन दी गई थी और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंडीशन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल अच्छे से इसकी 5 कंडीशन को लर्न किया हुआ था, उनके लिए तो ये वेरी इजी क्वेश्चन था। तो ये थी हमारी यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी यूनिट 3 की बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी कुछ हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, कि जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड हमें क्या निकालना था, एवरेज रेवेन्यू को निकालना था, जो हमारा टोटल रेवेन्यू मेथड हम पढ़ते हैं ना जब प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे को क्वेश्चन दिया गया था। मार्जिनल रेवेन्यू की हमें वैल्यू दी गई थी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमें वैल्यू दी गई थी प्राइस इलास्टिसिटी की। तो हमें एवरेज रेवेन्यू या फिर हम बोलते हैं इसको प्राइस हमें कैलकुलेट करना था। तो जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला आता था उन्होंने वेरी इजीली इसको कैलकुलेट कर लिया हुआ। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं प्राइस स्कीमिंग से रिलेटेड भी हमसे क्वेश्चन पुट किया गया था, और जो हमारा डिफरेंट जो ये आईसी इंडिफरेंस कर्व रहते हैं ना, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, और इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, हमारा जो एनटी ने इसमें पूछा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमांड सप्लाई का, एक न्यूमेरिकल था कि इक्विलिब्रियम जब होगा तो हमें प्राइस की पी की वैल्यू पूछी गई थी, कि हमारे प्राइस की वैल्यू क्या होगी जब हमारी डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट है हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, और एक होती है हमारी बैरोमेट्रिक लीडरशिप। तो हमसे एक डेफिनेशन दी गई थी, तो पूछा गया था कि ये कौन सी प्राइस लीडरशिप है, बैरोमेट्रिक है, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप की होती है, तो हमारी वो इस टाइप में क्या थी, वो बैरोमेट्रिक लीडरशिप से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोप डगलस, जो प्रोडक्शन फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा गया। इसके फॉर्मूला से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका क्या फॉर्मूला होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, उसमें आपसे सेलेक्ट करना था आपको कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी यूनिट 4P, जो है बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस में आप सब जानते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज है, जैसे हमारे फाइनेंशियल लीवरेज है और कंबाइंड लीवरेज है। इसके फॉर्मूला से रिलेटेड भी हमें एक क्वेश्चन हमारे मैथ द कॉलम में देखने को मिला था। जबकि नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, जैसे मैचिंग अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है और कंजर्वेटिव अप्रोच है। तो कुछ 4-5 अप्रोचेस आपको क्वेश्चन में दी गई थी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना था कि कौन सी इसकी करेक्ट अप्रोचेस होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। वोल्टर मॉडल के जो फॉर्मूलाज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और डिविडेंड डिसीजन की जो थ्योरीज हैं, एमएम मॉडल है, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। अब नेक्स्ट यूनिट आ जाती है हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक। तो इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे टाइप 1 एरर है और टाइप 2 एरर है, उससे रिलेटेड भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो हमारे वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमारे पेपर 1 में भी हमसे पूछे जाते हैं और पेपर 2 में भी हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वो आपसे पेपर 1 में भी अब की बार पूछा गया था। आपको उसमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना था।
डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे ऑप्शन दिए गए थे उनके स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट कर। नेक्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है और अलाइनेशन है। इससे रिलेटेड एक मैच द कॉलम में आपसे इनके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज और 53 मंडेज। क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि 53 संडेज और 53 मंडेज, ना कि एंड। तो इस रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी इजी था। जिन्होंने इनकी प्रैक्टिस की हुई थी, जो प्रोबेबिलिटी के हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस की थी, उनके लिए वेरी इजी क्वेश्चन था। ये यूनियन बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन था, ए यूनियन बी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमें देखने को मिला था जो वेरी इजी था अगर आपको फॉर्मूला आता था। नेक्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी फीचर्स होती हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमें क्वार्टाइल जो डेविएशन है उसमें हमसे मीडियन की वैल्यू पूछी गई थी। अब हम जानते हैं क्वार्टाइल डेविएशन जो है ना, उसका हमें अगर फॉर्मूला पता था इस क्वेश्चन में, इस जो ऑप्शन में, तो हम क्या कर सकते थे, इसको इजीली करेक्ट कर सकते थे। इसका भी एक न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाता है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक जो हमारे टेस्ट होते हैं जब हम रिसर्च मेथड्स पढ़ते हैं, रिसर्च का जो हमारा टॉपिक रहता है, तो उसमें भी हमसे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये थी हमारी यूनिट 4। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी यूनिट 6 की, जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। तो उसमें हमारी जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, वो हमारी बड़ी फेमस थ्योरी है और उससे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगातार अब भी हमसे एनटीए हमारे जो ये मास्लो थ्योरी है ना, इससे क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट जो भी अब जून 2026 के लिए आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो आप इन सारे सारे टॉपिक्स को नोट कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि अब ऐसा है कि ये टॉपिक्स हमसे पूछ रही है एनटीए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी एनटीए हमसे यही जो टॉपिक है क्वेश्चन इन पर पूछे। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लीडरशिप की थ्योरी है, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने जो जो थ्योरीज दी थी उससे रिलेटेड भी हमसे क्वेश्चन पूछ किए गए थे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रोल है, तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनाइजेशन रोल। कुछ ऑप्शन थे, नॉन एंटरप्रेन्योरियल रोल प्ले करता है एक जैसे, तो उसमें कुछ ऑप्शन थे कि उसमें से आपको सेलेक्ट करना था कि कौन सा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल रोल नहीं होता है। तो ये थे कुछ हमारे यूनिट 6 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी यूनिट 7 की, कि कौन कौन से हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किन किन टॉपिक्स पर हमसे क्वेश्चन पुट किए थे एनटीए ने। इसमें हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक बैंकिंग कमेटी से रिलेटेड हमारी जो क्रोनोलॉजी है उसमें हमें अरेंज करना था। जो डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग हमारी कमेटी है, तो उस पर भी हमसे एक ये क्वेश्चन पुट किया गया था। नेक्स्ट है कुछ हमारे आरबीआई के टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है, कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ हमारे टूल्स का सहारा लेता है। तो उसमें आपसे कुछ इसके टूल्स के बारे में बात की गई थी, उनमें आपको सेलेक्ट करना था कि कौन से आरबीआई के टूल्स होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। कुछ अब इसमें हमारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी पुट किए गए थे, कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एक फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उसकी डेफिनेशन दी गई थी, वो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है इसमें आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट से रिलेटेड हमसे एक एक्सर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पुट किया गया था। रियल टाइम जो ग्रोथ सेटलमेंट है, फर्स्ट जो एक्सर्शन थी उसमें आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया था, जबकि उसकी रीजनिंग में क्या कहा गया कि इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, जो कि क्या थी, रीजनिंग इसकी गलत थी। तो ये क्या था, हमारा एक एक्सर्शन और रीजनिंग बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था आरटीजीएस पर। नेक्स्ट है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो हमारी कंपनीज होती हैं, उस पर भी हमसे एक क्वेश्चन पुट किया था एनटीए ने। तो ये थी हमारी यूनिट 7। नेक्स्ट आ जाती है हमारी यूनिट 8, जो है हमारी मार्केटिंग। तो ये हमारा बड़ा ही पुराना क्वेश्चन रहा है। मैं कह रही थी ना कि हमारा कुछ पीवाई क्यू बेस्ड भी था, और पीवाई क्यू बेस ये था कि पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस आपसे फिर दोबारा पूछी गई। ये जो पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस है, पहले भी एग्जाम में पूछी गई थी, अब भी हमसे ये पूछी गई। तो जिसने भी पर्सनल सेलिंग को बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, इसकी प्रोसेस को पढ़ रखा था, तो वेरी इजीली उन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट है हमारा एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, हमें मार्केटिंग की यूनिट से देखने को मिला था। तो ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो वो डिफिकल्ट नहीं था, वो थोड़ा ईजी ही था अगर हम दूसरे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके कंपेरिजन में बात करें। नेक्स्ट है हमारे जो रूरल कंज्यूमर होता है उसके नीड्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया था। अगर स्टूडेंट आपको थोड़ी भी नॉलेज थी रूरल मार्केटिंग के बारे में, तो इजीली आपने उस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया होगा। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनोवेशन डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, इसमें आपसे पेपर 1 में क्वेश्चन पुट किया गया था, जो एवरेट रोजर ने दी थी हमें।
तो उसकी डिसीजन जो प्रोसेस है ना इनोवेशन की डिसीजन की, किस किस तरीके से हम इनोवेशन को अडोप्ट करते हैं, तो उसके प्रोसेस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमसे एनटीए ने पुट करा था। नेक्स्ट है इसमें बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कि जब एक बायर कुछ भी परचेज करने जाता है तो वो किस तरीके से डिसीजन लेता है, तो उसकी हमारी कुछ प्रोसेस रहती है, उससे रिलेटेड भी वेरी इजीली ये क्वेश्चन अगर आपको आता था तो आपने बड़ा इजी इसको अटेम्प्ट कर दिया होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये हमारी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहती है और यहाँ से हमने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये जो हमारी यूनिट है इसमें आपको जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और एक जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था न्यू जीएसटी रेट से रिलेटेड, कि हमारी जो जीएसटी अब हमारी जो अमेंडमेंट हुई थी जीएसटी में बड़ी जो एक बड़े लेवल पर हुई थी, तो उसमें हमारी कुछ पुरानी जो रेट्स हैं उनको अब एलिमिनेट कर दिया गया था और कुछ न्यू रेट्स को अब इसमें लेकर आया, तो इससे रिलेटेड भी हमें इसमें क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाता है हमारी कोर्सियन। कोर्सियन रिलेटेड हमें एक एजर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, जो केस स्टडी बेस्ड था। अगर स्टूडेंट आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो वेरी इजीली इसको अटेम्प्ट कर दिया होगा। नेक्स्ट है इसमें हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। कंपनी लॉ जब हम कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे कुछ हमारे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट है, प्री इनकॉर्पोरेशन के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनसे रिलेटेड हमारी ये एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। तो ये हम अगर इसको बोलें तो ये थोड़ी कैलकुलेटिव भी थी, थोड़ी हमारी लेंथी भी थी और टाइम कंज्यूमिंग भी थी। तो स्टूडेंट आपने अगर इसके बारे में अच्छे से डीप में नॉलेज ली होगी कंपनी एक्ट के बारे में, तो ही आप इस जो आरसी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसको करेक्ट कर पाए होंगे। नेक्स्ट है हमारे इसमें कंसिडरेशन है या फिर जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड भी हमें एक सेक्शन वाइज जो सीक्वेंस है उसमें हमें इन क्वेश्चंस को अरेंज करना था। नेक्स्ट इसमें हमसे पूछा गया था केविएट एम्पटर, कि हम जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ते हैं तो उसमें केविएट एम्पटर का हमारा रूल होता है लेट द बायर बीवेयर, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमसे पुट किया था, जो हमारी ये 9th यूनिट है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी यूनिट 10 जो है हमारी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो उसमें हमारे जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अब की बार एनटीए ने। अब स्टूडेंट जिन्होंने अब सोचते थे ना स्टूडेंट की हम तो मैम इनकम टैक्स नहीं करेंगे, इनकम टैक्स तो मुश्किल होता है, तो अगर आपने इनकम टैक्स को छोड़ दिया होगा ना तो अब आपके लिए तो बहुत ज़्यादा पेपर में डिफिकल्टी आ गई होगी, क्योंकि अब की बार जो इनकम टैक्स यूनिट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट करे थे हमारी एनटीए ने। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट हमारे लिए, तो आपको इस यूनिट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करूँ या फिर आपके अगर हम अदर पर्सपेक्टिव से बात करें, इनकम टैक्स यूनिट हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज गिविंग यूनिट हम अगर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारी जो यूनिट है ना ये हमें अदर पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जो डिडक्शन है उनका पता चलता है और जो डिफरेंट रेट्स चल रही हैं तो हमें उनके बारे में भी नॉलेज हो जाती है। अब हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि हमसे क्वेश्चन कहाँ से पुट किए गए थे एनटीए ने। तो इसमें हमारे जो टीडीएस के सेक्शंस होते हैं टैक्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है ना वहां से आपसे एनटीए ने क्वेश्चन पुट करे थे। एक मैच द कॉलम बेस्ड हमारा क्वेश्चन था, तो वहां भी आपको एक ये क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट है टैक्स इवेजन, कि टैक्स इवेजन क्या होता है, कुछ हमें 5 हमें ऑप्शन दिए गए थे, उसमें डेफिनेशन बताई गई थी कि ये टैक्स इवेजन है या टैक्स अवॉइडेंस है, तो उसमें से सिर्फ 2 ही ऑप्शन हमारे करेक्ट बन रहे थे कि टैक्स इवेजन क्या होती है। बाकी हमें जैसे टैक्स अवॉइडेंस की डेफिनेशन भी दी गई थी, टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन भी दी गई थी, तो हमें सिलेक्ट करना था कि टैक्स इवेजन क्या होती है। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, ये जो टैक्स इवेजन है, प्लानिंग है, मैनेजमेंट है या फिर टैक्स अवॉइडेंस है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पक्का बनता है। और आपके एग्जाम में आपने पिछले जैसे पेपर देखे होंगे वहां भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। हर बार कोई ना कोई आपसे डेफिनेशन एनटीए जरूर पूछती है। तो अब की जो बार जो हमसे पूछी गई थी वो थी हमारी टैक्स इवेजन से रिलेटेड। नेक्स्ट है पार्शियल इंटीग्रेशन, कि जब कोई पर्सन है उसको एग्रीकल्चरल इनकम भी हो रही है एक ही टाइम पर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी होती है, जब उसकी कुछ लिमिट्स वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है कि कुछ लिमिट्स एक्सीड हो चुकी हैं हमारी इनकम की, एग्रीकल्चर की भी और हमारी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो तब हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन का जो रूल है वो अप्लाई होता है। तो इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। एक पर्सन है उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5 लाख थी, जबकि उसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 3,80,000 थी। तो हमें न्यू टैक्स रेजिमे के अकॉर्डिंग उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कैलकुलेट करना था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था पार्शियल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे एएलपी, आर्म लेंथ प्राइसिंग होती है जो 92F सेक्शन में आती है हमारी।
उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पुट किया गया था कि आर्म लेंथ प्राइसिंग क्या होती है। तो उसमें हमें क्वेश्चन में जो बताया गया था कि वो अनरिलेटेड पार्टीज चार्ज करती हैं, अनकंट्रोल्ड कंडीशन होती हैं या फिर कंट्रोल्ड कंडीशन होती हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनना था वो बनना था कि अनरिलेटेड पार्टीज होती हैं और वो अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में जो प्राइस चार्ज करेंगी वही होता है हमारा आर्म लेंथ प्राइसिंग। नेक्स्ट है यूनिलेटरल जो रिलीफ है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था। और जो हमारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो 44 एडी हम सेक्शन पढ़ते हैं, 44 एडी ए जो सेक्शन में हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था आपके एग्जाम में। हेल्थ एंड एजुकेशन जो सेस है उसकी आपकी परसेंटेज पूछी गई थी, जो होती है हमारी 4%। नेक्स्ट है हमारी जो नेक्स्ट है इसमें कि हमसे जो कुछ हमारी डिडक्शन होती है 80C से 80U, तो उस पे हमसे एक मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन भी पुट किया था हमारी एनटीए ने। तो फ्रेंड ये थी हमारी जो यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, कि किस किस जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पर क्वेश्चन पुट किए थे एनटीए ने। तो ये थे हमारे सारे के सारे 10 मिनट्स और हमने अच्छे से डिस्कस करा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे जो हमसे लगातार पूछ रही है हमारी एनटीए, और कौन से क्वेश्चन थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कुछ हमारे लिए नए थे, थोड़े ट्रिकी थे। जैसे कि हम अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, वो हमारा एक तो थोड़ा इजी था और एक हमारा थोड़ा ट्रिकी था। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं कि उन स्टूडेंट के लिए कि जिनको लगता है कि मैम अब की बार हमारा नेट या जेआरएफ नहीं हो पाएगा, तो अब हम आगे के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो उस टॉपिक पर भी स्टूडेंट हम आपके लिए जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे हमें आगे के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। जून 2026 के लिए अगर हम टारगेट करते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम को, तो कैसे हम प्रिपेयर करें ताकि हमारा पेपर 1 है उसमें भी हम अपने स्कोर को 35 क्वेश्चन या फिर 40 प्लस क्वेश्चन तक हम लेकर जा सकें, और जो हमारा पेपर 2 है उसको भी हम कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ बहुत अच्छे से उसको क्या कर सके, अच्छे से टैकल कर पाए हमारे जो क्वेश्चंस हैं, और जो हमारा सिलेबस है उसको हम एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लें। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो आज का सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब जो भी स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हमारे नेट जेआरएफ के चांसेस हैं, तो अब उन्हें वेट करना चाहिए अपने रिजल्ट का। और जिनको लगता है कि नहीं हमारे नेट या जेआरएफ अब की बार नहीं हो पाएगा, तो अब उन्हें अपने रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, अब उन्हें सीरियस हो जाना चाहिए और उन्हें अब जून 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा सेशन था आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी अगर कोई यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं जो यूजीसी नेट कॉमर्स की या फिर पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनके साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हों और आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोज़ लेकर आ सकें। So thank you. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you.